Hello, students. So, I am here again to discuss a new poem, a new chapter of English for you. And this is for Bihar board students who are studying class 8 and having English as their subject. The book's name is Radiance Part 3, and the chapter name is, guess the chapter name? I am giving you a clue. It is chapter number 4. Now, tell me what is the chapter's name? Yeah, so the chapter name is Ice Cream Man. तो सही सुना आपने, आपके चैप्टर का नाम है आइसक्रीम मैन। तो आइसक्रीम का नाम सुनते ही बहुत सारे बच्चों के मुंह में पानी आ जाता होगा, ये बात है ना। मेरे मुंह में भी आ जाता है मैं आपको बताऊं या ना बताऊं, आप सारे बच्चे मुझे बताएं या ना बताएं, छोटे बड़े सबके मुंह में पानी आ सकता है आइसक्रीम का नाम सुन करके, बिल्कुल आ सकता है। तो इस चैप्टर के वार्मर सेक्शन में क्या बातें लिखी हैं, ये लिखा है लिस्ट द ओकेजन व्हेन यू ईट आइसक्रीम। आप किस किस समय आइसक्रीम खाते हो। व्हिच आइसक्रीम डू यू लाइक मोस्ट, और आइसक्रीम कौन सी आइसक्रीम आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। नेम सम ऑफ द फ्लेवर्स दैट यू हैव टेस्टेड, और आपको नाम बताने हैं उन सारे फ्लेवर्स का जो आपने अभी तक टेस्ट किया है। देयर आर डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम, यू नो, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और बहुत सारे मिक्स कम्बिनेशन भी होते हैं। चॉकलेट फ्लेवर बहुत सारे बच्चों को पसंद है, मुझे तो स्ट्रॉबेरी पसंद है। एंड वेयर डू यू बाई आइसक्रीम, और आप आइसक्रीम कहाँ खरीदते हैं। ठीक है, तो ये तो मैंने बता दिया, और ये आप आसानी से बता सकते हो, सोच करके लिख भी सकते हो कमेंट बॉक्स में कि आप आइसक्रीम कहाँ कहाँ खाते हो। बाकी मैं इसके बारे में, वार्मर सेक्शन के बारे में थोड़ा सा आखिर में बात करूँगा। अभी फ़िलहाल ये कविता स्टार्ट करते हैं। तो पहली लाइन है, व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। तो आपने एक बात गौर की है, चाहे वो हिंदी कविता हो या इंग्लिश कविता हो, इंग्लिश पोएम हो, इन सब में क्या होता है, राइमिंग वर्ड्स यूज किए जाते हैं। व्हेन एवर ए सेंटेंसेज फिनिशेज, जब भी एक सेंटेंस खत्म होता है और दूसरा सेंटेंस खत्म होता है, तो आप देखोगे कि दोनों के आखिरी वर्ड में, दोनों सेंटेंस के आखिरी वर्ड जो होते हैं वो राइमिंग होते हैं। या तो पहली लाइन दूसरी लाइन राइमिंग होगी, या फिर दूसरी और चौथी लाइन राइमिंग होगी। तो यहाँ हम लोग इस पोएम में क्या देख रहे हैं, व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रनलिंग डाउन द स्ट्रीट। हीट दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन का आखिरी वर्ड है, और स्ट्रीट चौथी लाइन का आखिरी वर्ड है ना। और यहाँ पर ट्रनलिंग का मतलब क्या है, ट्रनलिंग डाउन का मतलब है आइसक्रीम मैन अपनी गाड़ी लुढ़काते हुए, चलाते हुए एक आवाज़ लगाता है सड़कों पर। तो व्हेन समर्स इन दी सिटी, जब गर्मियों का दिन होता है शहरों में, गांव के किनारे के इलाके में भी, और ऐसे लगता है जैसे ज़मीन से गर्मी निकल रही हो, धाह निकल रही हो। और अगर आसपास में सीमेंट की सड़कें हैं, पक्की सड़कें हैं, सीमेंटेड फ्लोर है, ईंटें की चीज़ें हैं, तो ऐसे लगता है उसमें से भी गर्मी निकल रही है। और उन्हीं दिनों में जब बाहर लू चल रही होती है, गर्म हवा चल रही होती है, हमारे आपकी जगह पे टेम्परेचर 45 डिग्री, 43 डिग्री, 47 डिग्री होता है, तो उस समय आइसक्रीम मैन अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर के लुढ़काते हुए गलियों में नज़र आता है और एक आवाज़ लगाता है। कभी कभी वो एक तरह का भोंपू भी बजाते हैं, कभी कुछ आइसक्रीम मैन घंटियाँ बजाते हैं, कभी उनके पास में एक छोटा सा म्यूजिक सिस्टम होता है, या वो खुद से आवाज़ भी लगाते हैं, कुछ न कुछ ऐसी आवाज़ जिसे सुनकर के बच्चों को, पड़ोसियों को, लोगों को घरों में पता चल जाता है कि देयर इज ए आइसक्रीम मैन व्हिच हैज़ जस्ट केम इन दी स्ट्रीट, जो गली में अभी अभी आया है और आवाज़ लगा रहा है। सो वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द फर्स्ट 4 लाइन, व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ब्लेज ऑफ हीट, द आइसक्रीम मैन with his little cart goes trundling down the street. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight. तो कुछ एक आइसक्रीम मैन ऐसे भी होते हैं जिसकी गाड़ी के ऊपर में एक छोटा सा, एक बड़ा सा गोल गोल सा अम्ब्रेला लगा होता है। कहने का मतलब है गर्मियों के दिन में वो आइसक्रीम बेच रहा है,
तो वो खुद भी धूप में तो खड़ा नहीं होगा, और अगर इतनी ज़्यादा गर्मी उसकी कार्ट पर, उसके गाड़ी पर पड़ेगी, इतनी तेज़ धूप, तो आइसक्रीम पिघल भी सकते हैं, है ना? और वो आपको ठंडी आइसक्रीम, जमी हुई आइसक्रीम खिलाना चाहता है, तो उससे तो छाँव में होना ही चाहिए, शैडो में होना चाहिए। तो उसके पास अपना एक इंस्ट्रूमेंट होता है, अपना शैडो का एक जुगाड़ होता है, जिसे बोलते हैं अम्ब्रेला, एक बड़ा-सा अम्ब्रेला। ऐसा अम्ब्रेला जो कहीं-कहीं आपको मेले में दिखेगा, या कहीं पर लोग अपने घरों में की छतों पर भी लगा रखते हैं, समुद्र के किनारे भी लगा रखे होते हैं। और ये जो अम्ब्रेला होता है, ये अक्सर गोल-सा बड़ा-सा होता है और चमकीले रंगों का होता है, अलग-अलग पट्टियों का होता है। तो पोइट ने लिखा है, बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स ऑफ कूलिंग ब्राउन एंड वाइट। तो वो क्या करता है आइसक्रीम मैन, वो अपनी गाड़ी के पास खड़ा होता है, उसकी गाड़ी के ऊपर एक रंगीन अम्ब्रेला बिछा होता है, और वहाँ पर कितना सुंदर सीन होता है, कितना आनंद वाला आनंद भरा हुआ दृश्य होता है। कैसा आनंद भरा दृश्य होता है? हम लोग देखते हैं कि वो कितने प्यार से, बड़े ही प्यार से वो छोटे-छोटे आइसक्रीम कोन्स में वो भर रहा होता है। क्या भर रहा होता है? आइसक्रीम भर रहा होता है ना? और उसमें क्या-क्या चीज़ें होती हैं? कुछ ब्राउन कलर का होता है, कुछ वाइट कलर का होता है, कुछ मिक्स कलर का होता है, और वो बड़े प्यार से उसमें फ़िल अप कर रहा होता है। और बच्चे बूढ़े उसके पास जाते हैं और वो उन्हें कोन में फ़िल अप करके देता है। आगे क्या लिखते हैं कवि? आगे पोइट लिखते हैं, वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक फ्रॉम बॉटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फ्रिज, ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक। तो यहाँ भी आप देखेंगे तो इसमें जो सेकंड लाइन का लास्ट वर्ड है ड्रिंक, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पिंक, राइमिंग वर्ड्स है ना? और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पोइट बता रहे हैं कि क्या-क्या, कौन-कौन से फ्लेवर हैं आइसक्रीम के उसके पास में। वनीला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी, और ये सारी की सारी फ्लेवर्स उसके पास में मौजूद हैं। इसके साथ में उसके पास में बड़े ही ठंडे-ठंडे कोल्ड ड्रिंक भी होते हैं कुछ एक आइसक्रीम मैन के पास में। और उसके पास में कोल्ड ड्रिंक के नए फ्लेवर नया बनाने के लिए उसके पास में तरह-तरह की रंगीन बोतलें भी होती हैं, जिसमें उसने बहुत ही ठंडे एसेंस वाले फ्लेवर्स को रखा हुआ होता है, और जिसे वो आपको बर्फ़ के साथ में, पानी के साथ में मिला कर के सर्व कर सकता है ना? और ये जो बोतलें होती हैं, इनके रंग भी बड़े रंगीन होते हैं। कुछ हरे होते हैं, कुछ नारंगी होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, कुछ गुलाबी होते हैं, है ना? And now we are coming to the last four lines of the poem. So what is written in this? His cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. तो बहुत ही स्पेशल लाइंस लिखी हैं आखिर की 4 लाइनों में। ऐसा लगता है जैसे उसकी गाड़ी नहीं है, वो फूलों का गुलदस्ता है, फूलों का बिछावन है, फूलों की क्यारी है। हाँ, जिसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, जिसमें बहुत सारे गुलाब खिले हुए हैं, और भी फूल वहाँ पर भरे पड़े हैं फूलों की क्यारी में। और ये फूल की क्यारी इतनी आकर्षक है, इतना अट्रैक्टिंग है कि उसके चारों तरफ में बच्चे ऐसे इकट्ठे होते हैं जैसे वो बच्चे नहीं हों, वो सब के सब मधुमक्खियाँ हों और फूलों से रस चूसने आई हों। तो ऐसे लिखा है कवि ने। और पोइट का नाम क्या है? पोइट का नाम है रसेल फील्ड। तो रसेल फील्ड ने ये बड़ा ही प्यारा पोएम लिखा है आइसक्रीम मैन के बारे में। और आखिर के 4 लाइन तो बस कमाल के हैं, जिसमें उन्होंने आइसक्रीम मैन की गाड़ी को ऐसे बताया है जैसे कि वो गाड़ी ना हो, वो फूलों की क्यारी हो, और उसमें बहुत सारे रंगीन गुलाब और बाकी अच्छे-अच्छे फूल लगे हुए हैं, जिसमें बड़ी प्यारी खुशबू आ रही है और बड़े सुंदर लग रहे हैं। और उसके चारों तरफ में बच्चे ऐसे इकट्ठा हो रहे हैं जैसे वो बच्चे नहीं हों, वो मधुमक्खियाँ हों, तितलियाँ हों, जो अक्सर फूलों की क्यारियों पर मंडराती हैं उनसे रस चूसने के लिए। तो हम लोगों ने ये जो पोएम डिस्कस किया आइसक्रीम मैन, तो अब तो मेरे ख्याल से आप सारे बच्चे मुझे बता ही सकते हो कि आप आइसक्रीम कहाँ-कहाँ खाते हो। तो मैं थोड़ा-सा हिंट दूँ क्या?
अगर आपको जैसे ही मौका मिलता है, आपके पास थोड़ा सा पॉकेट मनी होता है, तो आप स्कूल से बाहर निकलते या लंच के समय में आइसक्रीम खाते हो। कभी कभी आप अपने घर पर भी आइसक्रीम मंगा करके खाते हो। और कई बार आपकी गलियों में जब आइसक्रीम मैन घूम रहा होता है और आप छुट्टी के दिन घर पर होते हो, तब भी आप आइसक्रीम खाते हो। अगर आप अपने दोस्तों के साथ पार्टी मनाने जाते हो, तब भी आप आइसक्रीम खाते हो। या अगर आप अपने किसी फैमिली फ्रेंड को, दोस्तों को घर में इनवाइट करते हो, तो भी खाने के बाद में आप डेजर्ट में आप उन्हें आइसक्रीम सर्व करते हैं। अगर आप अपने दोस्तों के साथ या फैमिली के साथ में होटल जाते हैं, तो वहाँ भी कई बार खाना खाने के बाद में जो लास्ट कोर्स होता है, दैट इज़ डेजर्ट। तो कई सारे लोग आइसक्रीम खाना ही पसंद करते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ गर्मियों के दिनों में लोग आइसक्रीम खाते हैं। मुझे लगता है साल के 12 महीनों में से 8 महीनों में लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते होंगे। और अगर उन्हें शादी में जाने का मौका मिले, आप सबको, बच्चों को, तो बच्चे शादी में, रिसेप्शन में तो आइसक्रीम खाते ही खाते हैं। तो आगे मैं और इसके बारे में अभी नहीं बोलूँगा। इसमें जो वार्मर सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 था, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि सब बच्चों के मुँह में पानी आ रहा है आइसक्रीम का नाम सुन कर के। हालाँकि मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ जाड़े के समय में, इट इज़ 24 जनवरी, फिर भी मुझे भी आइसक्रीम की इच्छा हो रही है। तो हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। सो इन द लास्ट सेक्शन I will discuss about the new words used in this chapter, in this poem, Ice Cream Man. So the special words, new words used in this chapter are brick. तो ब्रिक का मतलब तो ईंट होता है, इसे आप सब लोग जानते ही होंगे। इसे हम लोग घर बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस पोएम में ब्रिक का इस्तेमाल इस तरीके से है कि जो भी घर या बिल्डिंग या चीज़ें ईंट की बनी होती है, वो वहाँ पर खड़े होने से भी गर्मी लगती है मई जून के महीने में। नेक्स्ट वर्ड इज ब्लेज। ब्लेज मीन्स ब्राइट फ्लेम। इसका मतलब होता है प्रदीप्ति, आग की लौ की तरह चमकता हुआ। तो कई जगहों पर तेज धूप की वजह से ऐसा भी दिखता है, ऐसा भी फील होता है। ट्रंडलिंग, TRUNDLING, इसमें ये है मूविंग स्लोली विथ नॉइज। तो ये सब तब इस्तेमाल किया गया है जब आइसक्रीम मैन अपनी गाड़ी चला रहा होता है सड़क पर, तो उसमें एक चलने की आवाज़ आती है। नेक्स्ट वर्ड इज साइट। साइट मीन्स सीन, दूर का दृश्य या नज़ारा। कोन, CONES, कोन, कोन शब्द आपने ज्योमेट्री में भी पढ़ा होगा, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक थोड़ा सा ट्रायंगुलर शेप का स्ट्रक्चर होता है। और अगर आप इसे उल्टा कर दो तो बेस ऊपर की तरफ होगा और नुकीला सिरा नीचे होगा, जिसे हम लोग शंकु भी बोलते हैं, शंकु। अक्सर लोग गाँव में मिट्टी तेल वगैरह, पेट्रोल वगैरह डालने के लिए भी शंकु, टीप का इस्तेमाल करते हैं। सो दैट इज़ कोन। माउंट्स, माउंट्स का मतलब है हीप, छोटा छोटा टीला। तो यहाँ पर है ना कि आइसक्रीम मैन क्या करता है कि उसके पास छोटे छोटे बेकरी वाले कोन होते हैं, और उसमें वो एक लिक्विड मटेरियल जो उसके आइसक्रीम का बेसिक एलिमेंट होता है, उससे वो भरता है। तो यहाँ हम लोगों ने माउंट की चर्चा वहाँ पे की है। एंड व्हाट इज़ फ्रॉस्टी फिज, FIZZ। सो इट इज़ चिलिंग ड्रिंक्स हैविंग मैनी बबल्स ऑफ गैस। तो ये एरेटेड ड्रिंक होता है। अक्सर कुछ एक आइसक्रीम मैन ऐसा भी करते हैं कि वो अपने साथ साथ में बर्फ़ भी रखते हैं, थोड़ा सा पानी भी रखते हैं, और उनके पास में 8-10 ऐसी बोतलें होती हैं जिसमें रंगीन, अलग अलग एसेंस और फ्लेवर वाली रंगीन बोतलें होती हैं। जो एरेटेड होता है उसमें थोड़ा सा कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला होता है। यस, आई एम सेइंग कार्बन डाइऑक्साइड। जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, जैसे कि थम्स अप, कोका कोला, पेप्सी, लिम्का, इस सब में कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है। तो यहाँ पर उन्हीं बोतलों की चर्चा है जिसमें चिलिंग ड्रिंक रखा होता है रंगीन अलग अलग कलर में, और उसमें बबल ऑफ गैस वो भरा होता है। तो अक्सर जब ये कोल्ड ड्रिंक बना करके देते हैं, तो उसमें ये इसमें से भी कुछ लिक्विड को पावर करते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्लस्टर अराउंड। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड, और यहाँ पर इसे वर्बल फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है फॉर्म ए ग्रुप
और टू गैदर अराउंड, तो जिस तरीके से जैसे ही आइसक्रीम मैन आता है गलियों में तो कैसे बच्चे उसके चारों तरफ में जमा होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज थिक, THICK, थिक। थिक का मतलब होता है थोड़ा सा मोटा सा, घेरा, घना, गाढ़ा, जहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा हो। ओके, एंड द लास्ट वर्ड ऑफ द सेक्शन इज हनी बी। हनी बी, तो हनी बी तो आप सब लोग समझ ही रहे हैं ना, मधुमक्खियाँ, ए बी दैट गैदर्स हनी। और यहाँ पर पोइट रैसल फील्ड ने इस वर्ड का इस्तेमाल तब किया है जहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे आइसक्रीम मैन की गाड़ी के आसपास में इकट्ठा होते हैं, जैसे उसकी गाड़ी नहीं है, वो फूलों की क्यारी है, और ये बच्चे नहीं हैं, हनी बीज हैं जो फूलों से रस चूसने को आए हैं। तो इस तरीके से आपका ये पोयम यहाँ पर मैं फिनिश कर रहा हूँ, जिस पोयम का नाम था आइसक्रीम मैन, जिसके लेखक थे रैसल फील्ड। आगे चल कर के मैं एक फॉलो अप सेशन रखूँगा इस चैप्टर का, जिसमें मैं आप सब लोगों को बताऊँगा कि इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और कैसे इसके आखिर में ये जो अलग अलग क्वेश्चंस हैं, ग्रामेटिकल चीज़ें हैं, मैं इसके बारे में भी आपको सिखाऊँगा। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ कुछ दिनों के बाद। तब तक के लिए आप मेरे चैनल का नाम याद रखें, इट इज़ न्यू एज कोचिंग। इसमें मैं बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए और NCERT सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चों के लिए काफ़ी सारा लेक्चर डालने वाला हूं, और ये सारे लेक्चर आपको पढ़ने के लिए, आपकी पढ़ाई की तैयारी के लिए, रिवीजन के लिए, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होने वाले हैं। तो हैप्पी लर्निंग, फिर मिलते हैं, बाय बाय।